आज हम जब किसी ब्राइडल लहंगा या लग्जरी couture गारमेंट्स को देखते हैं तो उसकी ब्यूटी एंड उसकी क्राफ्टमैनशिप, उसके आर्टिस्ट की खूब तारीफ करते हैं। लेकिन किसी ने ये सोचा है कि ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये आर्टिस्टिक, ये couture इंडस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई। आज के ब्राइडल लहंगा में जो जरदोजी वर्क्स एंड हाई क्वालिटी एम्बलिशमेंट, रिच फैब्रिक्स और 3D वर्क्स जो आपको दिखती है, ये आपको हैरान करने देने वाली बात ये है, ये 500 साल पुरानी मुगल एम्पायर की कहानी है। उस समय में ये इस तरह की कारीगरी होती थी और ये इकोसिस्टम 500 साल पुराना इकोसिस्टम है। और आज के जो मैं कहानी इस वीडियो में बता रहा हूँ, ये मुगल एम्पायर एक ऐसे कारीगरी डेवलप इकोसिस्टम किए थे जो आज भी इंडियन कल्चर में आपको इसकी झलक देखने को मिलती है। और ये केवल एक जरदोजी या हैंड एम्ब्रॉयडरी की कहानी नहीं है, ये आपका पावर, पॉलिटिक्स, क्राफ्टमैनशिप की पूरी हेरिटेज की कहानी है। मुगल सल्तनत के समय में कपड़ा केवल शरीर दिखाने का जरिया नहीं था, ये एक लैंग्वेज था। कपड़े से पता लगाया जाता था कि जो सामने वाला है, क्या वो सिपाही है, सामने वाला जो है वो एम्पर के कितने करीब है और सामने वाला का क्या पोजीशन है। एक आदमी क्या पहनता है उससे उसकी पोजीशन, उसका रुतबा और उसकी ताकत की अंदाजा लगाई जाती थी। दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा, आज के समय में एक्सक्लूसिव डिजाइन्स पहनते हैं जो डिजाइनर्स, बड़े बड़े डिजाइनर्स है, वो लिमिटेड एडिशंस बनाते हैं। लेकिन उस समय में एक्सक्लूसिविटी एक कानून थी, एक लॉ था। एक पर्टिकुलर फैब्रिक्स, पर्टिकुलर मोटिव्स, पर्टिकुलर डिजाइन्स वो रिजर्व होते थे फॉर रॉयल, रॉयल लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी। और उस समय में ये डिजाइन्स एंड couture फॉर लिमिटेड एडिशन एंड रिजर्व किया जाता था, सब लोग यूज नहीं कर सकते। जब लोग मुगल महल की कल्पना करते हैं तो हमारे माइंड में आता है राजा, बादशाह, बेगम, शाही खाना, ये सब, घोड़े, ये सब चीजें हमारे माइंड्स में आती है, उस समय की वार। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर मुगल एम्पायर के पीछे चलता था एक बड़ा सा इकोसिस्टम, जिसको फैशन इकोसिस्टम बोलते हैं। उसको बोला जाता था उस समय में कारखाना, जिसके अंदर रहते थे कारीगर्स, टेलर्स, वीवर्स, एम्ब्रॉयडर्स, पैटर्न मास्टर्स। यानी कि आपको मुगल एम्पायर के पीछे एक बड़ा सा लॉबी होता था जिसके अंदर कारखाना चलती थी। और उस समय में हर एक एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग जो स्पेशलाइज्ड आर्टिस्ट होते थे, जैसे कि हैंड एम्ब्रॉयडरी के लिए अलग आर्टिस्ट होते थे, आपका मास्टर के लिए अलग आर्टिस्ट होते थे, राजा के लिए जो हाई रैंकिंग जो डिजाइनर गारमेंट्स बनाते थे फॉर हाई रैंकिंग, जैसे मंत्री के लिए हो या रानी के लिए हो या कोई खास उनके मेहमान के लिए हो, उसके लिए स्पेशल आर्टिस्ट हुआ करते थे। तो अलग अलग रैंक के कारीगर होते थे फॉर अलग अलग कपड़े के लिए। इसका मतलब ये हुई, एम्पायर के समय में, मुगल एम्पायर के समय में फैशन इंडस्ट्री ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। जो अभी हम लोग couture गारमेंट्स का जो फैशन हाउस जो चलता है, उसी तरह मुगल एम्पायर में इकोसिस्टम चलती थी। इंडिया की पहली ग्लोबल फैशन कोलैबोरेशन। दोस्तों, अभी हम लोग फैशन में कोलैब करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं। उस समय में जो इंडियन कोलैबोरेशन होती थी, ये केवल एक जगह का नहीं होता था। पारसी, जो पारसी वर्क करते हैं, जो पर्शियन लोग होते थे, उन लोग पारसी वर्क करते थे। तो आज की जो पारसी का जो आप मोटिव्स देखते हैं, पारसी का फ्लावर्स देखते हैं, ये उस समय की कारीगरी है। और उसके साथ जो इंडियन, जो मुगल लोग थे और इंडियन लोग थे, उसमें एंटर किए जो फ्यूजन आर्ट एंटर किए। आज जो हम लोग मुगल जाली देखते हैं, जो लहंगा, जो ब्राइडल लहंगा में आप मुगल आर्ट देखते हैं, मुगल की जाली देखते हैं, ये सब उस समय में मुगल एम्पायर के समय में ही इन्वेंट की गई थी। दोस्तों, आज जरदोजी को हम एक एम्ब्रॉयडरी टेक्निक्स के रूप में देखते हैं। क्या आपको पता है कि जरदोजी का रियल मीनिंग क्या है? जर का मतलब हो गई गोल्ड, जो सोना, और दोजी का मतलब हो गई एम्ब्रॉयडरी, मतलब गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी। इसकी मतलब ये हुई कि उस समय में जो एम्पर एम्परर थे, तो वो लिटरली गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी पहनते थे।
मतलब जो गोल्ड की प्रीसियस मटेरियल यूज होती थी उनके कपड़े के ऊपर, उनके कॉस्ट्यूम के ऊपर। मतलब ये हुई, ये जरदोजी और एम्ब्रॉयडरी केवल उस समय में फैशन नहीं था, ये एक रॉयल्टी थी, ये एक पावर दिखाने का एक माध्यम था, एक वेल्थ दिखाने का माध्यम था कि हम कितना वेल्दी एंड पावरफुल है। मतलब ये एक स्टेटस सिंबल था, एक पॉलिटिकल स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता था। नूरजहां केवल जहांगीर की बेगम नहीं थे, वो एक फैशन इन्फ्लुएंसर थे। वो जो पहनते थे उनके कोर्ट में और वो जो पहनकर बैठते थे, उससे डिसाइड होती थी कि उस समय की जो एलीट सोसाइटी थी, जो रिच सोसाइटी थे, उनका फैशन क्या होगा, उनका फैशन ट्रेंड क्या होगा। सो दोस्तों सोचिए, इस समय का जो फैशन इन्फ्लुएंसर, कैसे हम लोग का ट्रेंड सेट होता है और उस समय में कैसे ट्रेंड सेट होता था। मुगल एम्पायर के समय में भारत, मतलब इंडियन टेक्सटाइल में भारत सुपर पावर था। मतलब जो फैब्रिक्स एक्सपोर्ट में हमारे भारत एक नंबर में रहता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ऐसा कैसे? क्योंकि मिडिल ईस्ट से और एशिया से जो लोग आते थे, जैसे बंगाल की मसलिन फैब्रिक हो गई, गुजरात का टेक्सटाइल हो गई, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था। और पता है हमारे पूर्वज इसके रिटर्न में क्या लेते थे? गोल्ड लेते थे। लिटरली अभी अगर 1 kg गोल्ड लेते हैं तो उसका 1.5 करोड़ उसकी वैल्यूएशन होगी। लेकिन अब उस समय में जब गोल्ड लेते थे तो एक पल्ले में गोल्ड रखते थे और एक पल्ले में कपड़े रखते थे। तो इंडियन, हमारे बंगाल की मसलिन इतनी एक्सपेंसिव थी, इतना प्रीसियस था कि हम लोग गोल्ड के बदल में हम लोग फैब्रिक्स देते थे, तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इंडियन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में एक नंबर थी, उसको सुपर पावर माना जाता था। और शायद यही इस कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा है। दोस्तों, उस समय में ना इंटरनेट थी, ना फेसबुक था, ना सोशल मीडिया थी, लेकिन ये कारीगरी वहां से ट्रांसफर होके जनरेशन आफ्टर जनरेशन आई। आज भी आप देखेंगे कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद में जो एम्ब्रॉयडरीज होती है, वो सारे हाथ की कढ़ाई की जाती है, हाथों से ही हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। इसके मतलब ये जो कारीगरी है, पास्ड ऑन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो दोस्तों, जब आप अगली बार कोई भी हैंड एम्ब्रॉयडरी का गारमेंट्स देखते हैं अपने हाथों में, जब आप लहंगा देखते हैं या कोई भी गारमेंट्स को अपने हाथों से देखते हैं, तो आप केवल उस फैशन या डिजाइन को मत देखिए, आप देखिए आपके हाथों में 500 साल पुरानी विरासत, 500 साल पुरानी एक लेगेसी, एक हेरिटेज को आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें एनकरेज कीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। हल फिर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ नया, कुछ खास। थैंक यू।